सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। जो भी मैं बातें आपको इस वीडियो में आगे आने वाले समय बताऊंगा, जो भी एनालिसिस मैं बताऊंगा, ये सब कुछ मेरी एनालिसिस है। तो कृपया आप खुद भी एनालिसिस करिए, ध्यान दीजिए, और मेरी कोई भी राय मानने से पहले या जानने से पहले खुद की एनालिसिस एंड खुद के डिसीजंस लीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका पैसा है तो आपको भी ध्यान देना होगा। तो चलिए इसी नोट पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 19 जैन, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स एज यू नो मैं हम लोग आज बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक, क्यों मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ एंड व्हाट आर द रीजंस इन पर्टिकुलर कि मैं IDFC फर्स्ट बैंक कितने सपोर्ट में हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आपको जो सबसे पहली बात बताऊँ कि इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट बैंक जो वी वैद्यनाथन के अंडर में चला रहा है। अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ हिज स्टोरी इज कि ही स्टार्टेड एज एन IDFC फर्स्ट बैंक, ही स्टार्टेड as a NBFC as the first capital. So what happened कि in 2018 or 17 he came with the IDFC bank which is into home loans. तो इनका एक रिटेल सेगमेंट भी था। So they demerged the IDFC बैंक का रिटेल सेगमेंट एंड हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट एंड मर्ज विद फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट। इन्होंने वैद्यनाथन के लीडरशिप के अंडर, एंड ही इज़ बीन द आउटस्टैंडिंग पर्पस। इफ़ यू लर्न अबाउट हिम, एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसके बारे में बताने के लिए कि व्हाट वाज हिज लाइफ स्टोरी एंड हाउ ही स्टार्टेड द बेस्ट थिंग एज द IDFC बैंक। मैं IDFC बेस्ट बैंक को कहूँगा कि इज़ गोइंग टू बी न्यू एज बैंक। रीज़न इज़ आई हैव माई ओन करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड डिफरेंट अकाउंट्स हैं जो मैंने काफ़ी लोगों को, एंड द ईज़ ऑफ डूइंग द कस्टमर सपोर्ट IDFC फर्स्ट बैंक हैज़, द काइंड ऑफ digital infrastructure IDFC first bank has, it's totally kind of outstanding. So if we talk about the UPI payments, the current account and everything, basically what you need in a bank, IDFC bank provides you everything. So that's why I'm a very good supporter of a IDFC first bank. So let's deep dive into things कि why IDFC bank and what's the current scenario is. अब आप देख पा रहे होंगे कि when it started, I personally started investing in IDFC First Bank in 2020 when it was trading something over here. Okay, made a good profit, exited around 60-62, and after over here I have exited. मैं एग्ज़िट ले चुका था, तो मेड अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट। मैं अराउंड यहाँ के आसपास 20-28 के आसपास अराउंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। 62 पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकला हूँ। अराउंड मोस्टली ट्वाइस 200% का मैंने गेन किया है फॉर बट आई वेटेड, मैंने वेट किया। Then again I picked up IDFC First Bank यहाँ पे के आसपास, and recently I sold it around 80 rupees के आसपास मैंने sold out किया है। So now I'm again thinking of buying the IDFC First Bank. That is the reason I started actually buying IDFC First Bank. मैंने ख़रीदना स्टार्ट किया है। So now let's see कि क्यों मैंने ख़रीदना स्टार्ट किया है, जबकि शेयर प्राइस IDFC फर्स्ट बैंक का लगातार गिरता जा रहा है। देयर वाज अ टाइम जब यह 100 रुपये टच किया था, बट उसके बाद बूम, एवरीथिंग इज़ डाउन फ्रॉम देयर, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डाउन। एंड सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़ नाउ व्हाट आई बेसिकली थिंक कि अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हुई थी 2022। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम? सो अगर आप देख पाओगे, मेन प्रॉब्लम जो था RBI का
अगर मैं फाइनेंशियल डेटा, इसके पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताऊँ, एंडिंग रेप इन MFI. So let's move to financial reports of the IDFC First Bank. So what does it says? So it says something different story. You know, it it is totally different stories in terms of कि what is book has been. अगर मैं बात करूँ कि गिरा क्यों है चीज़ें, सो इनका जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, वो गिरता चला आया है. इन 2024 वो जो प्रॉफिट का इंक्रीज था, अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक के स्क्रीनर पे भी जाऊँ तो आप एक रेवेन्यू चार्ट पे देखो, इनका रेवेन्यू तो स्टेबिलिटी के साथ ग्रो हुआ है, बट लेट्स सी द प्रॉफिट. इनका प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है. आप यहाँ पे देखो 2023 के एंड में, फ्रॉम हियर इट वाज द हाईएस्ट पीक विच दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 816 crores, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इट. अभी करंट में इनका प्रॉफिट 212 चल रहा है, एंड दैट इज़ वेयर हमारे इन्वेस्टर्स काफ़ी नाराज़ है, इनका सेंटिमेंट्स डाउन है. ये अब 212 आया कहाँ से, इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कैसे हुई, जबकि आप देख पा रहे हो इनकी रेवेन्यू तो ग्रो हो रही है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, बट व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, क्या हो क्या रहा है, इनका लॉसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, जबकि इनका जो भी इंटरेस्ट कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग विद द एक्सपेंस, लेट्स टेक इट. एम्प्लॉय एक्सपेंस भी सेम कॉस्ट पे है, फाइनेंसिंग सब चीज़ है. प्रॉब्लम है इनके अदर माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में. अब वैसे तो IDFC बैंक डिफरेंट बिजनेसेस में है, बट अगर मैं आपको बात करूं कि इनका इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं. अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बिज़नेस है, ये माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में इनकी NPAs इंक्रीज़ हो रहे हैं. बाकी यार सारे प्रोडक्ट्स देख लो, मॉर्गेजेस है, व्हीकल लोन्स है, MSME लोन्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, सब कुछ सही चल रहा है. पर्सनल लोन्स में भी इनकी सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बेटर है. बट व्हाट अबाउट दिस माइक्रो फाइनेंस. अब माइक्रो फाइनेंस में हुआ क्या है एक्चुअली, आप ये देखोगे सिर्फ ये IDFC फर्स्ट बैंक के साथ नहीं हो रहा है, ये HDFC फर्स्ट बैंक के साथ, HDFC बैंक के साथ, सारे सेगमेंट में, इस पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर में जो बिज़नेस है, ये सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का, इसमें डाउन हुआ है, इसमें प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुई, मैं आपको बताऊँ. ये प्रॉब्लम अराइज होती ही है RBI की 2022 के डिसीजन से. ना RBI ने क्या किया है, तो पहले क्या होता था कि जो भी माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस थे उनको ना बहुत सेट उनका कैप था कि इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते फॉर माइक्रो फाइनेंसेस, और बहुत लिमिटेशन. तो लीगल बैंक्स क्या करते थे कि बहुत सेगमेंटेड लोगों को और फ्री फ्लोट नहीं करते थे. अब जो क्या था कि लोन्स बहुत कम लोगों को मिलता था, तो होता ये था कि जो कैपिंग थी इंटरेस्ट रेट्स की वो बहुत लिमिटेड थी, विच वॉज अराउंड 12 to 15%, उससे ज़्यादा का वो था नहीं. हुआ क्या, ठीक है, हुआ ये कि RBI ने क्या किया ना, RBI ने एक ही साथ इंटरेस्ट रेट कैपिंग हटाई, विच वॉज देयर डिसीजन की कंपटीशन की वजह से लोग इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, बट ये बैकफायर किया. अब बैकफायर किया तो हुआ क्या, जितनी भी इंटरेस्ट रेट्स थे, जो RBI का ये मूव था, इस मूव से जितने भी इंटरेस्ट रेट थे, क्योंकि लोगों को लोन तो चाहिए ही चाहिए ना, राइट. सो हुआ क्या कि उस इंटरेस्ट रेट की वजह से, कैपिंग हटाने की वजह से सबके पास खुली छूट आ गई कि मैं अब सबको लोन दूंगा, ऐसे लोन दूंगा, वैसे लोन दूंगा, काइंड ऑफ अ थिंग कि जो भी आधार कार्ड के बेसिस पे, वोटर ID के बेसिस पे जहाँ तहाँ लोन बांटे जा रहे थे ये लोग. अब उस लोन बांटने की वजह से इशू ये हुआ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब कि आप 2022 में देखोगे तो बैंक्स वॉज परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग. अगर आप 2022 के अराउंड देखो, दिस वॉज द पीक टाइम जब इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट शो किया है. बट मार्च 2023 में भी इनकी प्रॉफिट अच्छी, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इनकी प्रॉफिट देखिए
काफ़ी अच्छी रही है मार्च 2020, क्योंकि 2022 में डिसीजन आया था इनका लास्ट वॉज द प्रॉफिट। वहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे इनके जो माइक्रो फाइनेंसर्स जितने लोन ले लिया, अब इन्होंने एक लोन नहीं, दो लोन नहीं, और बड़े बड़े लोन लिए, इंटरेस्ट रेट चढ़ गए थे, 45% तक चल रहे थे। जिसको मन चाहा वो लोन ले रहा है, जिसकी वजह से हुआ ये कि एनपीएस होना स्टार्ट किया। अब एनपीएस होना स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या, तो जितना भी इनका एनपीएस होना था वो एनपीएस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। लोग लोन पे रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलेक्शन है, सो इफ़ आई से कलेक्शन कलेक्शन इनकी जो पूरी पूरी लोन बुक में थी वो 99.5% थी। बट अगर आप देखोगे कि ओके, सो जितने आप इनके देख पा रहे हो, बैंक की अदर कलेक्शन, माइक्रो फाइनेंस एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, सारे कनेक्शंस स्टेबल है, 99.5% पे है। कहाँ गड़बड़ हुई है आप देखो, बाकी सब स्टेबल है एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, पर माइक्रो फाइनेंस में क्या हुआ है, कलेक्शन डिक्रीज़ हुई है। और कहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है, 2024 से, क्योंकि 2024 तक मार्केट अप थी, राइट, मार्केट अप थी, बट उसके बाद चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हुई। मार्केट अप थी, सब कुछ सही चल रहा था, चीज़ें बिक रही थी, बट इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, जिसकी वजह से जितने भी आप जो भी मल्टीपल फैक्टर्स उठा लो, यूक्रेन वॉर हो रहा है, अब इसराइल वॉर चल रहे हैं, आईटी सेक्टर में फ्रॉम यूएसए फॉर स्टार्टअप्स की फंडिंग कम हुई है, विच इज़ रिलेटेड, बाहर से पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन छोटे छोटे बिजनेस को प्रॉब्लम हो रही है इंडिया की एफिशिएंसी में, एंड कंज्यूमर्स आर यूजिंग लेस, जिसकी वजह से वो लोग रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। अब जब रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इनके एनपीएस बढ़ रहे हैं। अब एनपीएस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, इनका प्रोविज़न बढ़ाना पड़ रहा है। इफ़ आई टेल यू द फैक्ट कि इनकी प्रोविजंस जो है, यू टॉक अबाउट द माइक्रो फाइनेंस प्रोविज़न, इनका 315 करोड़ का हो गया है नाउ। अब ये जो 315 करोड़ का प्रोविज़न है, राइट, अगर आप इनके में देखोगे प्रोविज़न, इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है प्रेस रिलीज़ में कि दिस इज़ वेयर देयर प्रॉब्लम्स आर लाइंग, कि 315 का तो इनका प्रोविज़न है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, जिसकी वजह से इनका वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा आ रहा है इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में से। जो भी नेट प्रॉफिट है उनमें से इन्हें 315 करोड़ रुपए निकालना पड़ रहा है। अब वो 315 करोड़ रुपए निकाले हैं, ये तो एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी चंक ऑफ द प्रॉब्लम है। अब एक और चीज़ हुई क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनका एक वन ऑफ द लेगेसी लोन था, जो महाराष्ट्र के अंदर एंट्री करने से पहले एक टोल लिया जाता था, तो वो एक टोल होता था, तो इन्होंने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोन दिया था। अब उस लोन की वजह से क्या हुआ है ना, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक को खुश करने के लिए वो लोन को माफ़ कर दिया, कि लोन हम नहीं कलेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से जब लोग लोन कलेक्ट नहीं कर पा रहे, इनका पूरा का पूरा 253 करोड़ रुपीज़ का लोन जो है प्रोविज़न में चला गया है। दैट मीन्स कि वो एनपीए है, पूरा का पूरा बैड लोन है। नाउ दे हैव टर्न इनटू बैड लोन। अब इनका जो भी बैड लोन है, जिसकी वजह से अब आप देख पा रहे होगे 315 करोड़, फिर उसके बाद 253 करोड़, ये दोनों में 568 करोड़ रुपीज़ इनको प्रोविज़न में रखना पड़ रहा है। अब इस प्रोविज़न में रखने की वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग 568 करोड़ को और लोन दे सकते थे और प्रोडक्ट्स में डाल सकते थे, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होता। अब इन बैड लोन्स की वजह से माइक्रो फाइनेंस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से इनको प्रोविज़न में रखना पड़ रहा है। इसकी वजह से हुआ क्या है, आप ये देखोगे, अब एमएसआई और टोल अकाउंट की वजह से जो इनका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो 1.8% डिक्रीज़ हो गया है। मतलब कि जो जिस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड जो था, जो जिस पे कॉस्ट ऑफ गेटिंग फंड्स था, जिसकी वजह से ये और बढ़ सकते थे, वो 1.8% से बढ़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है एडीसी में, जिसकी वजह से आपको इनके शेयर प्राइस में डाउन आता नज़र आ रहा है। बट यहीं से चीज़ें सुधरना भी स्टार्ट हो सकती हैं। अब आप
सबसे पहली चीज़ देखो, लेट्स सी ओनली द चार्ट। अब यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी मिलती है हमें एक 52 पे। दिस इज़ अ पॉइंट, 52 इज़ द प्राइस जहाँ पे अब हमारी नज़र है, क्योंकि ऑल इन ऑल ये डाउन तो जा रहा है। कितना डाउन जाएगा? 52 इज़ कि हमें इस पॉइंट को देखना है कि 52 इज़ द प्राइस वेयर वी हैव टू सी कि इससे नीचे ना जाए, बट वी हैव टू स्टार्ट बाइंग इट। अगर मैं यहाँ से भी बाय करना स्टार्ट करता हूँ एंड ये रिवर्स लेता है, एंड विच आई एम एक्सपेक्टिंग 58 80 84 पे माई एक्सपेक्टेशंस आर कि मैं निकलूँगा। सो मैं 52 इज़ अ प्राइस पॉइंट फ्रॉम 62 टू 52 इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टारगेटिंग कि मेरी यहाँ तक बाइंग चलेगी, एंड आई बाय अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें मैं 85 के बाद एग्ज़िट लेना चाहूँगा। सो दैट्स माई शॉर्ट टर्म प्लान कि मैं कैसे एग्ज़िट करूँगा। अब मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ? रीज़न ये है कि मैं क्यों पर्सनली ख़रीद रहा हूँ और क्यों लोगों को IDFC बैंक की तरफ देखना चाहिए। पहली चीज़, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो काइंड ऑफ सर्विसेज ये दे रहे हैं, ये तो एक पार्ट है वेयर दे हैव बीन डूइंग गुड, बट इनका हमें सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए ग्रोथ। इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखो, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ईयर ऑन ईयर इनकी क्वार्टरली ये रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं, राइट। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज़ आया है नेट प्रॉफिट में बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस। ये समय के साथ सुधरेगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज। ये टाइम के साथ सुधर जाएगा, इट विल टेक सम टाइम बट सुधर जाएगा। अब इनका जो रेवेन्यू है अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट में देखोगे, रेवेन्यू स्टिल इंक्रीजिंग। अगर आप ये देखो, दिस इज़ द रेवेन्यू ऑफ मार्च 2024। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है बट स्टिल दे आर डूइंग गुड, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट क्या कहती है, ठीक है। बैलेंस शीट लुक्स गुड टू मी। अगर आप देखो इनके रिजर्व्स अच्छे हैं, रिजर्व्स बढ़ रही हैं, इक्विटी कैपिटल भी स्टेबल है, फिक्स्ड एसेट्स भी इनके बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, बट कुछ बैड लोन्स हैं जिसकी वजह से दे हैव बीन इन प्रॉब्लम, बट दे स्टिल गुड, ठीक है। अब मैं इनकी बात करूं, बाकी सब तो मुझे अच्छा लग रहा है। शेयर प्रमोटर्स होल्डर्स की भी बैटिंग भी अच्छे हैं। नाउ थिंग्स आर गुड इन देयर टर्म्स। ये देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है, काइंड ऑफ इंक्रीज हो रही थी, 37 is what the promotion, not promoters are also little bit but kind of stable है। now चीज़ें कहाँ हैं? चीज़ें अलग बदल रही हैं। इनको क्यों हमें सपोर्ट करना चाहिए? अगर मैं इनकी बात करूँ, नाउ इनकी जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट डिपॉजिट्स, लेट्स टॉक अबाउट डिपॉजिट्स। अगर मैं इनकी डिपॉजिट्स की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इनके, ईयर ऑन ईयर 32% का डिपॉजिट ग्रो कर रहे हैं। रिटेल डिपॉजिट इनका ग्रो हो रहा है। कासा रेशियो इनका करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट का इनका डिपॉजिट अच्छी जा रही है। जो इनका काशा रेशियो है वो 48.9% है। एवरेज इनका 37-35 इज़ एवरेज इंडस्ट्री कासा रेशियो है। कासा रेशियो काफ़ी अच्छा है इनका। कॉस्ट ऑफ फंड्स अपार्ट फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस की वजह से, जो प्रोविजनल की वजह से, इनका कॉस्ट ऑफ क्वायरिंग फंड स्टिल स्टेबल है। इस क्वार्टर में भी स्लाइटली डाउन है, 6.46 6.37 है, कम परसेंटेज है बट नेगेटिव है, बट ठीक है, इट्स स्टेबल नाउ। चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। चीज़ें स्टेबल होंगी जब ये माइक्रो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। इनकी जो ग्रॉस NPA है वो भी कम हो रही है। तो काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो वी हैव टू सी कि ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप मैं इनको और भी क्यों कहूँगा, अब आप देखोगे बैंक ने क्या किया है, फ्रॉम दिसंबर 2018 से जो इनकी बुक थी होलसेल कस्टमर्स से ये लोग शिफ्ट हो चुके हैं रिटेल डिपॉजिट से। अब रिटेल डिपॉजिट से होगा क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स? रिटेल डिपॉजिट में NPAs होने के चांसेस कम होते हैं, और रिटेल डिपॉजिट जब बढ़ता है तो कोई एक साथ फंड्स नहीं निकाल सकता। होलसेल में क्या है कि कुछ चुनिंदा कंपनी ज़्यादा बड़े फंड्स डालती हैं, रिटेल में छोटे छोटे लोग
छोटे छोटे फंड्स डाल के बड़ा फंड्स बनाते हैं। अगर किसी एक में ही प्रॉब्लम आई तो इनका एक पैक में डाउन नहीं होगा, जो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिपॉजिट की बोरोइंग्स देखोगे आप, इनकी जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी अच्छी है। टोटल कस्टमर डिपॉजिट 32% से है। टोटल बोरोइंग्स इनकी -30%, मतलब बोरोइंग इनकी कम हो रही है, विच इज़ वेरी गुड साइन। अब रेपो रेट देखो, रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है बट कॉस्ट ऑफ फंड्स फिर भी डिक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फ्रेंड्स रेपो रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ गेटिंग फंड्स फ्रॉम आरबीआई, बट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड्स वो कम है बिकॉज इनके डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। दीज आर द फ्यू रीजन्स जिसमें मैं चाहता हूँ कि IDFC बैंक विल कम बैक अगेन, एंड इसका कम बैक बहुत अच्छा होने वाला है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है बिकॉज ऑफ थिंग्स, जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं। इनका लोन पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। माइक्रो फाइनेंस वॉज, या मैं फिर से बताना चाहूँगा कि माइक्रो फाइनेंस वॉज बैड बट दे हैव बिन डूइंग वेरी गुड। इन्होंने अपने कॉर्पोरेट लोन्स को कम करके 16% लिया है फ्रॉम 43% विच वॉज इन 2018, जिसकी वजह से अब इनका नेट NPAs वो कम होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोन्स को एक्वायर करना, रिकवरी करना बैड होता है। बट इन्होंने देखिए आप, रिटेल मॉर्गेज और रिटेल कंज्यूमर में इन्होंने अपना सेगमेंट बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनकी कलेक्शंस अच्छी हैं। अगर मैं कलेक्शंस की बात करूं, इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी है। कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी 99.5% चल रही है बिकॉज ऑफ दोज रीजन जो उन्होंने किया। दैट इज़ द रीज़न IDFC बैंक आई हैव बीन चूजिंग। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी रिसर्च करिए। ये PDFs हैं जो पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल हैं। थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, प्रेस रिलीजेज हैं, राइट। सो गो एंड वॉच द प्रेस रिलीजेज, जो भी इनका है, इनके गुड पॉइंट्स क्या है, इनके बैड पॉइंट्स क्या है, पेमेंट फी स्ट्रक्चर क्या है। आई हैव टोल्ड यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल अबाउट द IDFC बैंक। दिस इज़ ऑल अबाउट। सो प्लीज़ आज का जो सो दिस इज़ वन थिंग सो विच आई वांट टू टेल। जो आज का कोड है इट्स 459। सो जो भी बंदा 459 कोड के साथ टॉप 100 पीपल will enter the 459 code and comment down below, they will get in the something in their bank accounts. So let's move out with that. So let's please do like and share and subscribe. It will help me do a better research, better चीज़ें आपको बताने में मिलेगी। और कैसी रही वीडियो, प्लीज़ आप अपनी वीडियोस के बारे में मुझे बताइए। थैंक यू।